Okay, good evening and welcome friends to our lesson number 5 of our ongoing KP. This is my batch number 4, KP batch 4. आज का टॉपिक जो है वो विमशोत्तरी महादशा है। विमशोत्तरी महादशा देखिए, जिसने हमारे साथ वैदिक किया हुआ है, वैदिक हमारे साथ मनीषा जी ने किया हुआ है और अमित ने किया है। तो आप लोगों को तो खैर आप लोगों के लिए एक तरह से रिपीट होगा, बट एनीवे यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग अगेन। ओके, जस्ट इन केस उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा, वंस अगेन आई रिपीट के विमशोत्तरी महादशा, वैसे तो इवन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा इन द सेंस कि विमशोत्तरी महादशा के पीछे हाउ इट इज अराइव्ड एट, कि आप किसकी महादशा में पैदा हुए हैं, किसकी अंतरदशा में पैदा हुए हैं, कौन सी महादशा आपकी चल रही है, कौन सी अंतरदशा, वो तो आजकल देखिए सॉफ्टवेयर में सारा कुछ आ जाता है। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो व्हाट एक्चुअली इट इज, वो है क्या। तो बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट मनीषा जी एंड अमित को छोड़ करके, रजनीश जी आपका वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है मिस्टर रजनीश? अच्छा ठीक है, जब तक ये पूरा स्क्रीन जब तक ग्राफिक वो मैं अपना स्क्रीन नहीं शेयर करता हूं, तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी ऑन माय स्क्रीन। ये बताइए, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट मनीषा जी एंड अमित, क्योंकि उन्होंने वैदिक मेरे साथ किया। व्हाट डू यू नो अबाउट विमशोत्तरी महादशा? आप लोगों को, कितने लोगों को विमशोत्तरी महादशा का क्या आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विमशोत्तरी महादशा? सर जी, मैंने आपका वीडियो देखा था विमशोत्तरी महादशा का। हाँ बताइए, क्या समझे उससे? उसमें कैसे निकालते, भोग्य काल कितना, भुक्त काल कितना है, सारा देखा था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि काल पुरुष की उम्र क्या है? काल पुरुष की 120 साल। ठीक है, 120 साल, तो आपको कुछ आइडिया है। सुमित आप बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट विमशोत्तरी महादशा? सर कुछ ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा ही है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू देख लेते हैं बस तो वही है ना। देखिए ऐसा है ना, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट टू एस्ट्रोलॉजी। आजकल शब्द शॉर्टकट टू एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप कल को एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा भाई मेरी जरा बताइए वो गुरुजी जरा बताइए मुझे कि ये विमशोत्तरी महादशा तो ठीक है, मेरी महादशा, मैं किस महादशा में पैदा हुआ था, ये आप कैसे बता सकते हैं, और मेरी कौन सी महादशा चल रही? मून किस नक्षत्र होता है उससे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आप जानते हैं। भैरव जी आप क्या जानते हैं महादशा के, विमशोत्तरी दशा के बारे में? सर विमशोत्तरी दशा को पराशर महर्षि ने, उन्होंने उसको लाइक शुरू किए थे। उन्होंने ये बेसिस में किए थे कि टोटल 120 इयर्स एन एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये समझ के सर। एंड उसमें सर ऑल दी 9 planets have been given some years as per their movement. ओके ठीक है, देवी प्रसाद जी आपको कुछ पता है, आइडिया है उसके बारे में? देवी प्रसाद जी आप सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहा है सर। बताइए, आपको, आप क्या मतलब, आप क्या समझते हैं विमशोत्तरी महादशा से? विमशोत्तरी महादशा जो नक्षत्र दशा है, इट इज बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द मून इन लोनर सिस्टम। 120 इयर्स में मैं तो जानता हूँ 9 ग्रह को, जो केतु का 7, 720, 16, 7, 18, 16, 19, इतना ही थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है ठीक है, और आप मनीष जी बताइए, आपको क्या पता है? सर विमशोत्तरी जो महादशा है वो पाराशर जी ने कई सारी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कई सारी महादशाओं का जिक्र उन्होंने किया है, जैसे चरदशा,
जैमिनी में देखी जाती है मोस्टली। अष्टोत्तरी दशा, तो ऐसी एक विंशोत्तरी जो है वो महत्वपूर्ण उन्होंने विंशोत्तरी दशा बताई गई है। और उसके अलावा जैसे इसका कालखंड पूरा 120 वर्ष का होता है और इसके अंदर अलग अलग ग्रहों को अलग अलग ईयर्स में इसको बांटा है पाराशर ऋषि ने। और इसमें जो हम लोग करते हैं वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और ठीक है। नक्षत्र में भी कौन से चरण में है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ से ठीक वो है, महादशा स्टार्ट हो रही है। ठीक है, गुड। तो आप लोगों को यू हैव अ फेयर आइडिया, ठीक है। देखिए हम लोग जेमिनी, चर महादशा और भी कोई दशा कोई यूज नहीं करते हैं। केपी में विंशोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी दशा सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। वी फॉलो दी विंशोत्तरी दशा सिस्टम। और मैं जो वैदिक पढ़ाता हूं वो भी विंशोत्तरी महादशा उसमें भी फॉलो करते हैं। हम लोग काल पुरुष हैं। जिसकी भी आप हॉरोस्कोप की बात करेंगे, कोई भी इंसान जिसका हॉरोस्कोप की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में हम काल पुरुष माने जाते हैं। और हमारी एक जो है फुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो काल पुरुष की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें 120 साल की उम्र दी गई है। 120 साल की उम्र। तो 120 साल अगर मान लीजिए हम जीते हैं तो हम वी विल बी अंडर द स्वे, मतलब हम 120 साल में अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग पीरियड में हम इन्फ्लुएंस में रहेंगे। हम रहेंगे। मेन हमारे लाइफ में जिस महादशा, जिस प्लैनेट की महादशा में हम रहेंगे उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है। उसी को हम विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। तो देखिए ऐसा है, आप लोगों को बेसिक आइडिया है, बट एक क्लास हम डिवोट कर रहे हैं। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इवन अगर आप इसका कैलकुलेशन नहीं जानेंगे कि कैसे दशा सिस्टम, हम किस दशा में पैदा हुए हैं, वो कैसे, मतलब कैसे बैलेंस एट बर्थ, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि हाँ मेरी पैदाइश मंगल की महादशा में थी, मंगल की महादशा का बैलेंस 2 साल 3 महीने था जब मैं पैदा हुआ। तो वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो वो मैं आप लोगों भोग्य को, दशा और गुप्त दशा। हाँ, तो वो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं। और अगर नहीं भी उसको आप मास्टर कर पाएंगे तो आप उससे टेंशन में मत आइएगा, डोंट बी ऑब्सेस्ड। विदाउट दैट ऑल्सो वो बाद में आप रिवाइज करते रहिएगा। आज का क्लास हम महादशा को, दशा सिस्टम को डिवोट कर रहे हैं। खाली कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कैसे, किस महादशा में हम पैदा हुए और फिर हमारे लाइफ में कौन कौन सी महादशाएं आएंगी। हमारा काल पुरुष जनरली 120 साल नहीं जिंदा होते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत आजकल 80, 85, 90, 95 बहुत अच्छी लॉन्गेविटी मानी जाती है, ठीक है। 75, 80, 80 जनरल लॉन्गेविटी है। 1 मिनट। तो हमें देखना, हम 120 साल तो जिंदा रहेंगे नहीं। जितने साल हम जिंदा रहते हैं तो हम किन किन दशाओं को फेस करेंगे, वो देखना है। कहाँ हमारी किस दशा में पैदाइश हुई है, वो हम कैसे करते हैं, वही हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बताने, उसका कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्कूल टाइम का अरिथमेटिक याद करिएगा, उसे हिसाब से इसका कैलकुलेशन है और मैं समझा रहा हूं। तो मैं अब स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल गई है, ठीक है। ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल गई है। आप लोग मुझे ये सबसे पहले ये बताइए कि एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री होती है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि 30 डिग्रीज में कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? देखिए वही 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में, एक राशि में 30 डिग्रीज होती है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो एक राशि में कितने मिनट्स हो गए? हाँ, 1800 मिनट हो गए। ठीक है, एक ठीक राशि। है सर। एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13.20। 13-20। तो आप बताइए कि एक नक्षत्र में कितने मिनट्स होंगे? 800 जी। कैसे? गुना 60 कर देंगे 13.20 और +20 कर देंगे, है ना? ठीक हाँ है, जी बिल्कुल। ठीक है। देखिए, तो ये हमने, देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ लिया है। और कैसे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी पैदाइश, जब हम पैदा हुए तो किस नक्षत्र में पैदा हुए, ये हमें कैसा पता लगेगा? चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा। जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, हम उसका मान। उस प्लेनेट के महादशा में पैदा होते हैं। ठीक है, उस प्लेनेट के महादशा में पैदा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिया है, जो समझाने के लिए, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो ये रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ। 27 नक्षत्र है ना, रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ और रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है बुध। तो इस बच्चे की पैदाइश हम कहेंगे बुध महादशा में पैदा, बुध की महादशा में पैदा हुआ। हाँ जी। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन समझिए। बुध की महादशा में तो पैदा हुआ, ये देखिए, ये महादशाएं किस प्लैनेट की कितने साल की महादशाएं होती हैं, इसका हमने यहाँ पर आप लोगों को ये दिया हुआ है। आप लोगों को वैसे शायद पता होगा, कोई मुझे बता सकता है बिना इसको देखे? केतु बता की, सकते हैं। हाँ, 7 साल। आप 7 मत। साल। और कोई बताइए। केतु की 7 साल, राहु की 18 ईयर सर। मून की, 10 सैटर्न की 19 मंगल की 7 सन की 6 साल। 6 6 साल। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप लोगों को आइडिया है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो तो कंप्यूटर में निकल करके आ जाएगा। बच्चे की पैदाइश हुई तो किस महादशा में पैदा हुआ, कितना दिन वो महादशा का बैलेंस शेष बचा हुआ है, वो कंप्यूटर में निकल आएगा। लेकिन उसको अगर मैनुअली आपको कैलकुलेट करना हुआ तो उस कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए, ये क्या है, ये देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूं। द काल पुरुष और द नेटिव इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ 120 ईयर्स। ठीक है, ये सबको पता है। This period of 120 years is ruled by all 9 planets with different fixed durations, and this system is known as the Vimshottari Dasha system. ठीक है, each planet has its sway मतलब influence. Each planet has its sway over the native as his Mahadasha Lord. जिस महादशा में पैदाइश होगी वो महादशा स्वामी कहलाता है। महादशा लॉर्ड या महादशा स्वामी कहलाता है। फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ महादशा ऑफ ईच प्लैनेट इज एज अंडर। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, केतु 7, वीनस 20, सन 6, मून 10, मंगल 7, राहु 18, जुपिटर 16, सैटर्न 19, मरकरी 17, टोटल 120। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे? जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखिए, ये रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र पाइसीज में पड़ता है। ठीक है, रेवती नक्षत्र पाइसीज में पड़ता है। पाइसीज में आखिरी नक्षत्र जोडिएक का रेवती नक्षत्र होता है। हर एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, यानी कि वो 800 मिनट का होता है। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो चंद्रमा जो है वो रेवती नक्षत्र में था। रेवती नक्षत्र की शुरुआत पाइसीज में जो है 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर के और 30 डिग्री पाइसीज तक है एक्सटेंट। ठीक है, 16 डिग्री 40 में अगर आप 13-20 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो चंद्रमा जब ये मरकरी नक्षत्र होता कितने साल, ये मरकरी की महादशा होते कितने साल की है? 17। तो मान लीजिए कि बच्चा जब पैदा हुआ तो चंद्रमा जस्ट रेवती नक्षत्र में घुसा था, उसी समय बच्चे की पैदाइश हो गई।
तो फिर मरकरी नक्षत्र की शुरुआत हुई थी मरकरी के नक्षत्र की, तो उसका बैलेंस ऑफ महादशा क्या रहेगा जब वो पैदा हुआ? किस महादशा में पैदाइश हुई उसकी, किसके महादशा में? बुध। हाँ, बुध। और बुध जस्ट की शुरू हुआ है वो। बुध की महादशा कितने दिन की होती है? 17 साल की। 17 साल। तो अगर वो उसकी पैदाइश जब वो हुआ और चंद्रमा उस समय 16 डिग्री 40 मिनट एग्जैक्टली पाइसिस में था चंद्रमा, तो हम कहेंगे हिज बैलेंस, he was born in Mercury nakshatra and his balance of Mercury dasha mahadasha at the time of birth was 17 years. ठीक है, ठीक हो गया ना, समझ गए ना? सपोज जब वो पैदा हुआ तो चंद्रमा आधे रेवती नक्षत्र को पार कर चुका था, एग्जैक्टली आधे रेवती नक्षत्र को पार कर चुका था, तो उसका बैलेंस ऑफ महादशा एट बर्थ कितना बच जाएगा रेवती नक्षत्र में? कितने साल? आधे नक्षत्र को एग्जैक्टली पार कर चुका था, 8.5 साल। 8.5 साल बच जाएगा। तो 8.5 साल जब वो बचेगा, इसका मतलब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में कितने डिग्री चला था? 13 डिग्री 20 मिनट का आधा कितना होता है? 6.4 डिग्री से 6.40। अकॉर्डिंगली, ये तो समझाने के लिए हमने किया ना, समझाने के लिए किया। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन चंद्रमा traveled for 6 degrees and 40 minutes, that is, इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये? 360 और 40 कितना हुआ? 400। When चंद्रमा traveled for 400 minutes, समझ गए आप? आउट ऑफ 800 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है ना। सो चंद्रमा traveled for 400 minutes, it traveled for 8.5 years. आप समझे? 8.5 years, यानी कि उसको मंथ्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 96 और 6 कितना हो गया? 102। समझ रहे हैं ना? अब मैं समझाऊंगा इसको आपको। अब देखिए, इसका बैलेंस ऑफ महादशा कैसे कैलकुलेट किया, तो सीधा सिंपल में हमने बताया, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया है, अब हम रीड बता दे रहे हैं। एवरी महादशा हैज विद इन इट अंतर्देय छोड़िए। How to find out in which Mahadasha one is born? How to find out? The lord of the constellation in which moon is placed in the horoscope or at the time of birth is the Mahadasha lord. जिस भी नक्षत्र, जिस भी planet के नक्षत्र में वो पैदा होगा, वो उसका महादशा स्वामी होगा। Suppose one is born in Revati, जो अभी मैं उठाया था, ठीक है? Suppose one is born in Revati constellation or nakshatra, he or she is said to be born in the Mahadasha of Mercury, as Mercury is the lord of Revati. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ महादशा एट बर्थ। सपोज एट द टाइम ऑफ बर्थ मून इन द हॉरोस्कोप, ध्यान से देखिए, मून इन द हॉरोस्कोप इज इन पाइसिस at 29 degrees 18 minutes. मून जो है 29 डिग्रीज 18 मिनट्स पे पाइसिस में है जब वो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है? दैट इज, इट इज इन रेवती नक्षत्र, द स्पैन ऑफ विच इन पाइसिस इज फ्रॉम 16 डिग्रीज 40 मिनट्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है? आउट ऑफ विच मून जब हुआ तो ये 29 डिग्री 18 मिनट पर था, which means that the span of every nakshatra is 13 degree 20 minute, as we all know. Then that means for calculation purpose we have to convert the span of the nakshatra into minutes. 800 मिनट का एक नक्षत्र, समझ गए हम लोग, सब लोग 800 मिनट का। तो फॉर इजी कैलकुलेशन हम जो है ना उसको 800 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 800 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। जो चलिए, लॉर्ड ऑफ रेवती देखिए, लॉर्ड ऑफ रेवती इज मरकरी, हुज महादशा पीरियड इज 17 years। देखिए, किसी का ऑडियो ऑन है, किसी कोई म्यूटेड नहीं है, प्लीज म्यूट कीजिए, नहीं तो आपको कल रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस आएगा। देखिए, मरकरी की महादशा 17 साल की है,
इसको भी हम कैलकुलेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कोई ऑडियो नहीं, आप लोग म्यूट नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, म्यूट कर लीजिए। म्यूटेड है सब लोग, एवरीबॉडी इज म्यूटेड। शुड आई प्रोसीड? देखिए ये नंबर ऑफ इयर्स को भी हम डेज में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 17 साल इंटू हाउ मेनी डेज? एक साल में कितने दिन होते हैं? कोई बताए एक साल में? 365। 365 होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम 360 लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 360 डेज का एक साल माना जाता है। तो 17 इंटू 360 डेज, मरकरी नक्षत्र, मरकरी का रेवती नक्षत्र जो है उसका टोटल स्पैन 17 साल का है। उसकी महादशा 17 साल की है, मतलब 6120 दिन की है महादशा। समझ में आ गया ना? 17 साल इंटू 360, तो मरकरी महादशा इंस्टेड ऑफ सेइंग 17 इयर्स की है, हम कह रहे हैं 6120 साल की है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अंडरस्टूड? ये बहुत सिंपल 4th 5th क्लास लेवल का मैथमेटिक्स है। 6120 दिन का मरकरी नक्षत्र है। वीनस का अगर मान लीजिए कैलकुलेट करना होता तो 20 इंटू 360 करते तो 7200 दिन आता। तो ये इसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए 17 इंटू 360, 6120 दिन। दैट मीन्स व्हेन मून ट्रेवल्स 800 डिग्री, जब मून पूरा लेफ्ट साइड में देखिए 800 डिग्री ट्रेवल करेगा रेवती में, तो इट कवर्स 6120 डेज। क्लियर है? जब पूरा 800 मिनट वो चलेगा मून, तो 6120 दिन मरकरी नक्षत्र के वो कवर कर रहा है। Here it has already traveled from 16 degrees 40 minutes to 29 degrees 18 minutes. That is, it has already traveled 12 degrees and 38 minutes. मून जो है 12 degrees 38 minutes रेवती नक्षत्र में चल चुका है। 12 degrees 38 minutes को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 12 into 60, 720 plus 38, 758 मिनट्स वो चल चुका है आउट ऑफ 800। ठीक है, 758 मिनट्स चल चुका है। तो सो व्हेन, अब सिंपल मैथमेटिक्स से देखिए, सो व्हेन मून ट्रेवल्स 800 मिनट्स, ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इट कवर्स 17 years और 6120 days. Therefore, when it travels for 758 minutes, which it has done, यहाँ 758 मिनट वो चला है, it has already covered, ये सिंपल फॉर्मूला है, 6120 इंटू 758 डिवाइडेड बाई 800 मिनट, तो आता है कितना चल चुका है? 5798 डेज आउट ऑफ 6120 मून चल चुका है। तो बचता कितना है? 6000। मरकरी की महादशा, अब उसको मून को कितनी, इस बच्चे को मरकरी की महादशा कितने दिन की ओर देखनी है? 6120 दिन माइनस 5798 दिन, 6120 माइनस 5798, 328 डेज उसकी मरकरी की जब बर्थ हुआ तो बैलेंस ऑफ महादशा रह गया। 328 डेज को आप अगर मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे 12 से डिवाइड करके, तो 10 मंथ्स आएगा और 22 डेज आएगा। सो वी से द बैलेंस ऑफ मरकरी महादशा इज 10 months and 28 days when the child is born. Any confusion in this? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। सभी लोग बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है। एकदम क्लियर है ना? आप लोग खुद कर लेंगे कोई एग्जांपल? अगर करना पड़ा तो खुद कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे सर। कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या है, मैं इस स्क्रीन को चेंज कर दूं? इस स्क्रीन को मैं चेंज कर दूं? जी सर। ठीक है। अब एक बिफोर प्रोसीडिंग, मुझे देखिए, महादशा अंतरदशा हम क्यों पढ़ते हैं? महादशा अंतरदशा हम इसलिए पढ़ते हैं कि हर एक प्लैनेट का जो है, हर एक हॉरोस्कोप में उसका कोई दायित्व होता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या, वो स्ट्रांग है या वीक है,
वो किस किस भाव को, किस किस हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, वो नौकरी के भाव को सिग्निफाई कर रहा है, मैरिज के भाव को सिग्निफाई कर रहा है, वो अच्छे भावों को सिग्निफाई कर रहा है, खराब भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो अपने महादशा में वो उसी प्रकार का रिजल्ट देगा। जब हमारी वो महादशा चलेगी तो हमें उस प्लैनेट का जो दायित्व है उस हॉरोस्कोप में, उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं या वो जिस जिस भाव का कारक है, उनका फल हमें मिलना चाहिए। उस महादशा के इन्फ्लुएंस में हम रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि मान लीजिए कि हमारी शुक्र की महादशा आज शुरू होती है, शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो ऐसा क्या संभव है कि पूरे 20 साल शुक्र, सपोज बहुत अच्छा है शुक्र, हमको जो है, हमको मेरा स्ट्रांग ग्रह भाव जो है केपी में 2, 6, 10, 11 स्ट्रांग भाव कहते हैं। 2 जो है एफ्लुएंस वेल्थ के लिए है, 6 जो है हमारे नौकरी के लिए, 10 हमारे प्रोफेशन के लिए, और 11 हमारे गेन्स और इनकम के लिए है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि शुक्र की महादशा में पूरे 20 साल सिर्फ हमको जो है फायदा ही फायदा होता रहेगा? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं जी। नहीं होता सर। नहीं होता है, नहीं होता है। तो हर एक महादशा इज ब्रोकन अप इनटू अंतरदशास। ठीक है, हर एक महादशा में अंतरदशाएं होती हैं। एक्चुअली जो अंतरदशाओं का जो रोल है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अंतरदशाओं का रोल। हम क्विकली जो है, हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कैसे अंतरदशा का कैलकुलेशन करना है उसका हम आइडिया आपको दे देते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूं, खाली ये बताना चाह रहा हूं, मैं लिखा तो है हमने, लेकिन आप लोगों का बेसिक फंडा क्लियर है, इसीलिए आप देखिए। अब से फॉर एग्जांपल वीनस की महादशा चल रही है, किसी की भी आपके जिंदगी में महादशा, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, फॉरगेट इट, इसको छोड़ देते हैं हम, नहीं तो ये आप लोगों को काफी क्लियर है, आप लोग ठीक ठाक हैं। हमको ज्यादा इसमें आप लोगों को वो करने की, एक्चुअल चार्ट हम खोलते हैं, लेट अस ओपन एन एक्चुअल चार्ट, तब उससे ज्यादा शायद आप लोगों को समझ में आएगा। आई विल ओपन एन एक्चुअल चार्ट। सर वो जो चार्ट के बाद सर एक बार वो जो राइट अप का एक बार थोड़ा पढ़ाइएगा। अच्छा, पढ़ा देंगे, बता, आप अब चिंता नहीं करो, हम पढ़ा देंगे राइट अप को, लेकिन उससे देखिए, कोई आप बोलेंगे तो हम पढ़ा देंगे, वो कैलकुलेशन ही है, वो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा कैलकुलेशन। जी जी सर, मैंने ओनली फॉर रेफरेंस। ठीक है, उसको समझ लीजिए पहले, अंतरदशा का मतलब क्या है, फिर जो है मैं आपको ओनली फॉर रेफरेंस में दिखा दूंगा। वैसे तो पीडीएफ आपके पास जाएगा ही। चलिए देखते हैं, समझिए बात को। अच्छा ठीक है, चलो, ये तो एक होररी चार्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, होररी चार्ट था, कोई बात, दिक्कत नहीं है। होररी चार्ट मतलब इस प्रश्न की पैदाइश, जब प्रश्न की पैदाइश हुई, तो ये देखिए, ये पहला जो दिखाई पड़ रहा है, ये स्क्रीन खुल गया आप लोगों के सामने? जी सर। जी सर। थ्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर स्क्रीन खुल गया ना? ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न कब पूछा गया? प्रश्न पूछा गया मतलब वो प्रश्न की पैदाइश या बच्चे की पैदाइश एक ही बात है। ये 8/8/2021 को किसी ने हमसे जो है, ये एक हमसे कोई किसी ने, हमारे YouTube फॉलोअर जी हैं, ये बाहर हैं, इन्होंने एक सवाल किया मुझसे कि व्हेन विल आई गेट अ बेटर जॉब, 8/8/2021 को। ठीक है, 9:50 पे हमने कैलकुलेट किया, तो उस समय इस प्रश्न का जन्म हुआ, या बच्चे का जन्म, प्रश्न और बच्चा एक ही चीज है। किसकी देखिए, चंद्रमा कहाँ है इसमें, देखिए बताइए मुझे, हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहाँ है? 8th कस्प में से। 8th कस्प छोड़िए, अभी महादशा की बात हो रही है, तो आप हमको सीधे सीधे राशि और नक्षत्र बताइए। सर कैंसर में है, आश्लेषा नक्षत्र में। किसका? आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? सर वो बुध है सर। बुध है। इसका मतलब इस बच्चे की पैदाइश किसके नक्षत्र में हुई? बुध के नक्षत्र में सर। बुध के नक्षत्र में हुई। ये देखिए, ये महादशा टेबल है, और ये एंडिंग टाइम है, एंडिंग डेट एंड टाइम देख रहे हैं, यहाँ बुध की महादशा दिखाई पड़ रही है ना? ये देखिए, दशा डी लिखा हुआ है ना, ये बुध दिखाई पड़ रहा है, कर्सर को देखिए यहाँ, ये मरकरी नजर आ रहा है, एमई,
ये आपने यहां से देख लिया, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो आ रहा है जी, आ रहा है। ये आ रहा है ना। और ये बताइए कि बुध का नक्षत्र कब तक, बुध की महादशा कब तक चलेगी? ये एंडिंग डेट एंड टाइम है। कब तक 2000 कब तक? 2000। तो जब इनकी पैदाइश हुई बुध की, ये 2021 में हमने कैलकुलेट किया है, 8 साल समथिंग बुध की महादशा का बैलेंस था। ठीक है, 2004-11-2029 को इनकी बुध की महादशा खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनकी केतु की महादशा शुरू होगी। चलिए, जिस दिन ये खत्म होगी, केतु की महादशा कितने साल की होती है? 7। तो 2029 को खत्म हुई तो 2036 तक केतु की महादशा चलेगी। तो केतु की महादशा 7 साल की होती है। तो क्या ये केतु की महादशा में पूरे 7 के 7 साल इनको सेम रिजल्ट मिलेगा? केतु के अगर पहले टेबल ऑफ सिग्निफिकेंस, चलो हाइपोथेटिकली मान लो केतु इनको खराब है, इनका मान लीजिए केतु खराब है, 8वें भाव को दिखा रहा है, 12वें भाव को दिखा रहा है, तो क्या केतु 7 साल सेम रिजल्ट तो नहीं देगा? हर एक महादशा का ब्रेकअप होता है इनटू अंतरदशा, जिसको साउथ इंडिया में ये देखिए बी कहते हैं, भुक्ति। हर एक महादशा का ब्रेकअप होता है इनटू अंतरदशास। अंतरदशा में वो डिवाइडेड होता है। और कैसे डिवाइडेड होता है? केतु में 120 साल ही, 7 साल जो है उसको 120 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 years, यानी कि 84 months डिवाइडेड बाई 120 इनटू अंतरदशा निकालने के लिए केतु में केतु उसी प्रोपोर्शन में अंतरदशा निकलेगी। 120 साल का 7 years आउट ऑफ 100 उसी प्रोपोर्शन में निकलेगी। केतु में केतु कितना निकलेगा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। केतु उसके बाद ये कब तक चलेगा, ये यहाँ डेट आ जाएगा। उसके बाद केतु में वीनस चलेगा, शुक्र, वो यहाँ डेट आ जाएगा। उसके बाद केतु में सूर्य चलेगा। इस तरह करके ये 7 साल में 9 के 9 ग्रहों की अंतरदशाएं किसी भी महादशा में चलेंगी। तो मेन जो रिजल्ट हमें मिलता है हॉरोस्कोप में, वो अंतरदशा लॉर्ड का मिलता है, यानी कि भुक्ति लॉर्ड का मिलता है। क्लियर कर रहा हूं मैं? एम आई क्लियर? हाँ सर जी, हाँ बोलिए। एक बार दोबारा बताना अंतरदशा। देखिए, रजनीश बोल रहे हैं ना? हाँ सर, वो मैं बाहर चला गया था ना क्लास से, दोबारा वो। बाहर मत जा भाई, जरूरी जब तक ना हो। एनीवे, चलिए देखिए रजनीश जी, तब तक कहाँ से वापस, कहाँ से बाहर गए थे आप? ये मरकरी जब बता रहा था तब से ये देखा था आपने मरकरी? कहाँ से बाहर गए थे आप? मरकरी का तो पता है सर जी, ये आगे अंतरदशा आई थी ना वहां से। हाँ तो आप बताओ ना फिर। आप बाहर मत जाइए, सुनिए प्लीज, आप लोग बाहर मत जाइए। बाहर जाइएगा, ये देखिए मेरे एक तो वो लय टूटती है, ठीक है? इसको ध्यान से सुनिए, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया, देखिए इनकी मान लीजिए कि मरकरी के बाद, देखिए मरकरी की अंतरदशा, इनकी महादशा 2029 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनकी केतु की महादशा शुरू होगी। केतु की महादशा कितने साल की होती है? 7 साल। 2036 तक केतु की इनकी महादशा चलेगी। हर एक महादशा में हर एक प्लैनेट की अंतरदशा आती है। हर एक महादशा में हर एक 9 ग्रह की अंतरदशाएं आती हैं कुछ कुछ पीरियड के लिए। और मेन जो लाइफ के ऊपर एक्चुअली इम्पैक्ट जो होता है वो अंतरदशा स्वामी, यानी कि भुक्ति स्वामी का, साउथ इंडिया में भुक्ति कहते हैं, भुक्ति स्वामी का होता है। और ये भुक्ति स्वामी के पीरियड यहाँ दिए रहते हैं। जैसे इनका केतु में केतु चलेगा 2/4/2030 तक। केतु में शुक्र चलेगा, ये 2/4/2030 से शुरू होकर 2/6/2031 तक, ये एंडिंग डेट। हाँ बोलिए भाई, पीछे देखिए डिस्टरबेंस अगर आएगा तो मैं नहीं बात करूंगा किसी का। नहीं म्यूट, आप म्यूट, 1 मिनट रुक जाइए। म्यूट नहीं करेंगे तो मैं आगे क्लास नहीं लूंगा।
ये पीछे से वो कहीं कहीं किसी का टीवी चल रहा है, कुछ हो रहा है, आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कैलकुलेशन में बताऊंगा, पहले म्यूट कीजिए जिसका भी ऑन है। मुझे तो मेरे हाथ में कंट्रोल में हटा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर सारे कंट्रोल रखूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग इफेक्ट होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी खराब होती है। इसीलिए प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए, जब बात करना हो हमसे तब उसका खोलिए। कैलकुलेशन में बता रहा हूं तो ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। केतु में इसी प्रकार से चलिए, देखिए केतु के बाद इनकी वीनस की महादशा शुरू होगी। वीनस की महादशा कब शुरू होगी? 4/11/2036 को इनको केतु की महादशा खत्म होगी। 20 साल वीनस चलता है तो 2036 से लेके 2056 2036 से 2056 तक इनकी वीनस की महादशा चलेगी। तो क्या वीनस की महादशा में वीनस का जो सिग्निफिकेशंस हैं या जो कारकत्व है, क्या सिर्फ उसी का फल मिलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि 20 साल में आदमी को एक ही प्लैनेट के रिजल्ट्स मिलते जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जैसा बताया, तो वीनस के भी 20 साल के महादशा में सारे 9 के 9 ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी। अब वो अंतरदशाओं का कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको समझिए, मैं उसमें राइटअप में भी जाकर समझा दूंगा। वीनस की महादशा 20 साल की होती है, ठीक है, और काल पुरुष का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120। 120। तो महादशा लॉर्ड के ड्यूरेशन को, यानी कि वीनस के 20 साल को हम 120 पार्ट्स में भाग कर दे देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 120, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक प्लैनेट जिसकी अंतरदशा कैलकुलेट करना है उसके महादशा पीरियड के प्रोपोर्शन से। जैसे वीनस में वीनस की अंतरदशा कैलकुलेट करनी है तो 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। उसके बाद वीनस में वीनस आ जाएगा। फिर वीनस में सन की अंतरदशा कितनी चलेगी? तो वीनस डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय सन की महादशा कितने दिन की होती है? 6 साल। 6 साल 6 साल 6। 6 साल। उसी प्रकार से वीनस में मून का कैलकुलेट करना है तो 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय मून की महादशा कितने की होती है? 10 साल मल्टीप्लाइड बाय 10। तो वो ईयर्स और मंथ्स में कैलकुलेट होकर निकलता आएगा। आप इसको समझ लीजिए। मैं चलिए आपको एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। बहुत ज्यादा माथा मत मारिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैथमेटिकल है, समझ लीजिए खाली। अब देखिए अब ये देखिए हाउ टू कैलकुलेट अंतरदशा आ गया आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जी सर। एकदम आ गया ना? देखिए अभी मैंने लिखा है एवरी महादशा लॉर्ड हैज द अंतरदशा पीरियड ऑफ ऑल द 9 प्लैनेट्स ड्यूरिंग द फिक्स्ड स्पैन ऑफ इट्स महादशा टेन्योर, ठीक है। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द अंतरदशा ऑफ मून। अब हमने मून का एग्जांपल लिया। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द अंतरदशा ऑफ मून इन द महादशा ऑफ वीनस। अब आप लोग बताइए कि वीनस की महादशा कितने साल की है? 20 साल 20 साल की है, और उसमें हमको मून की अंतरदशा निकालना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताएं। महादशा ऑफ वीनस इज ऑफ 20 ईयर्स। फिर देखिए पीछे से आवाज आ रही है। Venus, Mahadasha of Venus is of 20 years and the lifespan of the काल। अमित उस दिन आपने कैसे बताया था, क्या चीज वो करने से म्यूट हो जाता है अनम्यूट हो जाता है? जरा बता दीजिए एक बार प्लीज फिर से। सर वो स्पेस बार है, स्पेस बार। सबको बताइए। स्पेस बार को स्पेस बार को लैपटॉप से जो लोग कर रहे हैं, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, स्पेस बार को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अनम्यूट हो जाते हैं और अपना मैसेज छोड़ करके जैसे स्पेस बार को हटा देंगे हाथ अपना वहां से, तो वो ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएंगे वहां से। तो जब बात करना है तो स्पेस बार को दबा के रखिए, बात कीजिए, बात कंप्लीट हो जाए स्पेस बार को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप म्यूट हो जाएंगे। चलिए तो फिर सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द अंतरदशा ऑफ मून इन द महादशा ऑफ वीनस।
Mahadasha of Venus is of 20 years and the lifespan of the Kal Purush is 120 years. Divide the Mahadasha period of Venus of 20 years into 120 parts, जो बताया अभी हमने, and multiply by the Mahadasha period allotted to Moon of 10 years. देखिए जो मैं अभी बता रहा था आपको, इसी प्रकार से आपको करना है 20 divided by 120 into 10, वो कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 1 year 8 months. तो मून वीनस के महादशा में मून की अंतर्दशा 1 साल 8 महीने की निकलेगी. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके कंप्यूटर दे देगा, लेकिन इसको अगर कभी मैनुअली करना पड़ गया, कई बार होता है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता है, कई बार ऐसे कोई हम हिसाब किताब करते रहते हैं, यार ये इसकी अंतर्दशा एक अंदाज से कितने दिन की होगी, कब से कब तक चली हो, आपको जरूरत पड़ेगी. आप देखिएगा जब आप फुल फ्लेज्ड एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे, जब आप डे टू डे एस्ट्रोलॉजी में आप डे टू डे मतलब जरूरत आपको पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप चलिए देखिए, नाउ कैलकुलेट अंतर्दशा ऑफ सन whose fixed span is 6 years. अब मून का निकाल दिया हमने, सिमिलरली वीनस में सन का निकालना है, तो 20 divided by 120 into 6 is equal to exactly 1 year. अब हाउ टू कैलकुलेट द प्रत्यंतर दशा, सेम चीज है. अंतरदशाएं भी जो है ना, जो प्रत्यंतर दशा में डिवाइडेड होती हैं, सेम फॉर्मूला है. कैलकुलेट प्रत्यंतर दशा ऑफ मून इन महादशा ऑफ वीनस, सेम फॉर्मूला है. प्रत्यंतर दशा निकालना है तो अंतरदशा ऑफ मून, दैट इज कैलकुलेट वीनस मून पीरियड. अंतरदशा ऑफ मून इन वीनस महादशा एज कैलकुलेटेड अबव इज 1 साल 8 महीना हमने निकाल दिया. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चंद्रमा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा निकालनी है. तो सेम फॉर्मूला है 20 डिवाइडेड बाई 1440. अब इसमें हमने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है 120, क्योंकि जितना सूक्ष्म कैलकुलेशन होता जाएगा ना, उतना आप ब्रेकअप करेंगे तो आपको आसानी होगा. 20 डिवाइडेड बाई 1440 इंटू 120 इज 1 month 20 days. तो वीनस में मून की अंतरदशा में मून की प्रत्यंतर दशा जो है वो 1 महीना और 20 दिन की है. खैर इसमें मत पढ़िएगा, आप अंतरदशा तक कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इसको आप बाद में पढ़ेंगे. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप कर लीजिएगा. अंतरदशा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग देखिए, आपसे निवेदन है कि 4 दिन की छुट्टी जो अभी मिलेगी कल के बाद, उसमें ये आप समझ लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करके, एक आध एग्जाम्पल कैलकुलेशन करके समझ लीजिए. कोई बेसिक किताब भी अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी की अगर आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिएगा. किसी भी बेसिक किताब में ये सारे कैलकुलेशंस दिए रहते हैं. वैसे तो आवश्यकता नहीं है, आप लोग सबको मालूम है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ठीक है सर. सभी लोग बोलिए ठीक है. सभी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है वो बोलिए, बाकी तो मैं समझूंगा हाँ सबको समझ में आ गया. सर ये 1440 कैसे आया? वो आप छोड़ दो, अभी आप छोड़ दीजिए, आप समझिए. 12 जो 120 इंटू 12 कीजिएगा 1440 आ जाएगा. वो हम उसको खाली मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए आप उसको. वो इजी कैलकुलेशन के लिए खाली कर रहे हैं, वो मंथ्स में कन्वर्ट. आप देखिएगा, उसको समझिएगा, आपको समझ में. वो एक आध बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जैसे हम 3rd 4th क्लास में मिस्टेक करते थे ना, समझते थे, वो समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसको आप प्रत्यंतर दशा कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा ना, कोई दिक्कत, आप अंतरदशा तक समझ लो. प्रत्यंतर दशा आप फिर अपने आप लॉजिक, आपको लॉजिक सेम है. प्रत्यंतर दशा के बाद फिर सूक्ष्म दशा है, सूक्ष्म दशा के बाद प्राण दशा है, लॉजिक सब में सेम है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि थोड़ा सा कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका हम आपको एक ब्रीफ बता देते हैं. थोड़ा सा आप लोग अपना उसमें दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा, मतलब बी प्रिपेयर्ड. जो हम कल पढ़ाने आप लोगों को जाएंगे उसके लिए, 1 मिनट यार, सॉरी, कल हम जो आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं कल मैं क्या पढ़ाऊंगा. तो सबसे प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है ना,
वो कल होगा। ये तो देखिए आप ये समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक निवेदन है, आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कोर्स करने में, ये एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर जरूर ले लीजिए। जिसके पास है उनके पास ठीक है, नहीं तो ये आप लोग को ले लीजिए। 6,500 रुपया इसका वैसे दाम है, हमारे थ्रू लीजिएगा तो 6,000 में मिलेगा। तो इसको जरूर ले लीजिए, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत अच्छे सारे फीचर्स हैं। ठीक है। और कल क्या मैं पढ़ाऊंगा, कल देखिए मैं पढ़ाऊंगा सबलॉर्ड कॉन्सेप्ट। सबलॉर्ड कॉन्सेप्ट क्या चीज है मैं बता देता हूं। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है, सबके सामने है ना चार्ट ये। इसमें अभी तक टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स कल हमने आप लोगों से बनवाया था। आप लोगों ने टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स जो है, सिग्निफिकेटर किसको कहते हैं केपी में, सिग्निफिकेटर का मतलब क्या है, कोई भी एक आदमी बता दे मुझे सिग्निफिकेटर का मतलब क्या है। कारक कैसे? कारक मतलब कौन सा प्लैनेट किस हाउस को जिसका फल देगा, उसका वो सिग्निफिकेटर है। ठीक है। ये मैं खोल रहा हूं केपी सिग्निफिकेटर हाउस। देखिए अब ये है, जैसे ये एग्जाम्पल चार्ट जो था उसी के ये सिग्निफिकेटर्स हैं। अब इसमें देखिए जैसे 11th हाउस जो है हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा माना जाता है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, गेन्स, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति, सबके लिए 11th हाउस। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है? मंगल। मंगल है। तो हम क्या समझते हैं कि मंगल अपनी दशा में, महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में, देखिए पहले तो सबसे पहले जब हमने विंशोत्तरी महादशा को समझ लिया है, तो ये जो भी प्लैनेट्स यहाँ हैं, ये 8वें भाव के सामने इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ये फल देंगे 8वें भाव के जब इनकी दशाएं चलेंगी। महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फल अंतरदशा लौट देता है। तो ये जैसे मार्स 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो हम केपी में समझते हैं कि मार्स जो है 11th हाउस का हमें फल देगा। तो 11th हाउस का फल अच्छा फल होता है। ये एक जनरल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मार्स की जब भी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी किसी भी प्लैनेट की महादशा में, या प्रत्यंतर दशा आएगी कुछ महीनों की या कुछ दिनों की, तो मार्स हमें अच्छा फल देगा। 11th से जो जो फल मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति है, गेन्स हैं, इनकम है, फ्रेंडशिप है, बड़े भाई से ताल्लुकात है, ये सब हमें मार्स अपने दशा अंतरदशा में देगा। लेकिन इतना ये सिंपल है, केपी में सिंपल फंडा है। केतु 2nd हाउस को दिखा रहा है, 2nd हाउस भी अच्छा है, स्टेटस का हाउस है, वेल्थ का हाउस है, ठीक है, वाइफ का भी हाउस है, मैरिज में भी 2nd हाउस का हाथ रहता है, मैरिज को भी सिग्निफाई करता है। तो केतु अपने दशांतर दशा में हमें 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। उसी प्रकार से देखिए शुक्र, वीनस 9th हाउस का हमें रिजल्ट देगा। 9th हाउस से क्या क्या देखते हैं हम? 9th हाउस से हम पिताजी को देखते हैं, लॉन्ग जर्नीज को देखते हैं, फॉरेन जाना हो तो उसमें वीनस का हाथ रहेगा, हायर एजुकेशन देखते हैं, अगर हायर एजुकेशन हमें करना है तो उसमें वीनस का हाथ रहेगा। उसी प्रकार से 10th हाउस है, सूर्य है, चंद्रमा है, मरकरी है। 10th हाउस का रिजल्ट हमें सूर्य अपने दशांतर दशा में देगा, चंद्रमा भी देगा और बुध भी देगा। ये हम एक जनरल केपी में यही इसी को पकड़ के हम चलते हैं कि इनकी जब दशांतर दशा आएगी, जैसे नौकरी या बिजनेस, प्रोफेशन, हम 10th हाउस से हमें मिलता है, तो सूर्य की जब दशा चलेगी तो हम कुछ नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्रमा की चलेगी तब भी ये काम हो सकता है, बुध की चलेगी तब भी ये काम हो सकता है। लेकिन अब आप हमें एक बात बताओ कि नौकरी जो है वो हमें मिलेगी या हम बिजनेस करेंगे? मान लीजिए सूर्य दिखा रहा है, सूर्य एक एज होती है, ठीक है, कि हम नौकरी में आएंगे तो मान लो 22-23 साल से लेकर के और 25-26-27 साल तक में हमें नौकरी अमूमन मिलती है। उस बीच में इन तीनों की किसी की अंतरदशा, दशा, महादशा आएगी तभी हमें नौकरी मिलेगी। चलो ठीक है, मान लिए कि हमें नौकरी इन्होंने दिलवा दिया,
सूर्य ने चंद्रमा में और मंगल ने हमें नौकरी दिलवा दिया, लेकिन नौकरी जो है हमें अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, हमें एक मामूली सी भी नौकरी मिल सकती है। नौकरी हमें एक चपरासी की भी मिल सकती है, ठीक है। नौकरी हमें जो है किसी जो है सीधे सीधे हम आईटी करके जो है हम कोई अच्छा हमें जो है 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज भी मिल सकता है कि नहीं। तो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, नौकरी जो है, अभी हम खाली नौकरी को पकड़ के चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। या फिर मैरिज को देख लीजिए, सूर्य शादी भी करवा सकता है, 7वें भाव को भी दिखा रहा है, लेकिन शादी किस तरह की होगी, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। शादी सक्सेसफुल हो सकती है, शादी अनसक्सेसफुल हो सकती है, हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, नौकरी अच्छी हो सकती है, नौकरी मीडियोकर हो सकती है, एवरेज हो सकती है, नौकरी बहुत अच्छी हो सकती है। ये हम कैसे देखेंगे? तो कल जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं उसका बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि ये रिजल्ट तो हम इससे देखते हैं। ये देखिए नीचे जो है ये प्लैनेटरी रिजल्ट्स भी हैं। जैसे सन को हमने देखा, सन क्या क्या दिखा रहा है, इस टेबल को आप देखेंगे तो सन दिखा रहा है, 8th हाउस को दिखा रहा है, 8th हाउस को भी दिखा रहा है, और सन देखिए यहाँ 7 को दिखा रहा है, 10 को भी दिखा रहा है। ये दूसरे, यही चीज दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इस टेबल को हम बंद कर देते हैं। सन हमने देख लिया कि हमें नौकरी देगा, सन कैसा नौकरी देगा वो डिपेंड करेगा सन के सब लॉर्ड पे। अब सब लॉर्ड क्या है, ये देखिए यहां पर देखिए, ये सन के सामने लिखा है सन किस राशि में है इस हॉरोस्कोप में। सन जो है कैंसर में है जिसका स्वामी मून है। सन किस नक्षत्र में वो हमने देख लिया, ये मरकरी के नक्षत्र में है, ठीक है। और मरकरी जहां होगा उसका सन फल देगा, सन 7वें और 10वें का दे रहा है, हमने देख लिया। कैसा फल देगा, ये देखिए SL लिखा हुआ है, SL सन का सब लॉर्ड है। SL के नीचे क्या लिखा है सन के सामने, ये कर्सर को देखिए, मून मून सर, मून। तो हमें 10th हाउस का या 7th हाउस का रिजल्ट कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, वो ये सब लॉर्ड डिसाइड करता है। तो फिर सब लॉर्ड कैसा है उसको देखने के लिए हम फिर वापस चले जाते हैं टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स में, और हम देखते हैं मून क्या दिखा रहा है भाई। तो मून तो हमें 8वां भाव दिखा रहा है, 8वां भाव दिखा रहा है, 7वां भाव दिखा रहा है। शादी ठीक है, क्योंकि ये सन क्या दे रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है, सन के रिजल्ट, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो मून 8वां दिखा रहा है, यानी कि अड़चने डालेगा। 8वां अड़चनों के लिए होता है, नौकरी में अड़चने डालेगा, शादी में, शादी तो करवा देगा लेकिन शादी में भी अड़चने डाल सकता है। और सेकंड B लेवल में भी मून ही है, और कहाँ कहाँ मून है, 7th है, और कहाँ मून है, ये 8th 10th पे है सर। फिर आ गया, ठीक है, और 10th में है, ठीक है। नौकरी में हेल्प करे तो नौकरी दिलाएगा, लेकिन ये 8वां को जो दिखा रहा है ना, तो ये आसानी से काम नहीं होने देगा, ये अड़चने डालेगा, नौकरी में अड़चने डालेगा, शादी में नौकरी। तो ये अभी हम खाली आपको सबलॉर्ड का हमने कॉन्सेप्ट समझाया। सबलॉर्ड होता क्या है वो कल हम पढ़ेंगे। सबलॉर्ड कैसे, सबलॉर्ड का कॉन्सेप्ट कृष्णमूर्ति जी ने कैसे निकाला। देखिए मैं क्यों बोलता हूं कि पहले हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए, उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहिए। हमेशा मैं सबको बोलता हूं, पिछले बैच में सब लोग, जितने हमने पिछला वैदिक बैच लिया उसमें 10 लोग थे, सभी लोग केपी के लिए हमारे पास आए, कांटेक्ट किया था, लेकिन हमने सबको कन्विंस किया कि नहीं, आप लोग मेरे साथ पहले वैदिक कीजिए, उसके बाद हम अब केपी करेंगे। तो अब इन लोगों ने वैदिक हमारे साथ कर लिया है, तो जैसे मनीषा जी हैं या अमित जी हैं, अमित श्रीवास्तव, ठीक है। अब नवांश होता है वैदिक में, आप लोगों ने कुछ सुना है ना, नवांश, नवांश होता है ना, सुना है ना? जी सर।
नवांश होता है। नवांश में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक राशि को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। एक राशि को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उससे कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि एक्यूरेट रिजल्ट उतने नहीं आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक नक्षत्र होता है, हर एक नक्षत्र को उन्होंने 9 पार्ट में डिवाइड किया। 9 पार्ट में उसको डिवाइड किया, और वो जो 9 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट को एक सब बताया उन्होंने। सब इज ए स्पेस, और वो उस सब का एक स्वामी होगा। जैसे ये जिस सब में गिर रहा है सन की डिग्री देखिए, 22 डिग्री 16 मिनट और 19 सेकंड कैंसर राशि में, तो ये एक स्पेस है कैंसर राशि में। चंद्रमा, ये सॉरी सन 22 डिग्री 16 मिनट 19 सेकंड, देखिए कर्सर को यहाँ, ये जो गिर रहा है ये जो नक्षत्र जो है, इस मरकरी के नक्षत्र को 9 डिविजन्स में कृष्णमूर्ति जी ने डिवाइड किया, और हर एक 9 डिवीजन का एक लॉर्ड होगा। हर एक डिवीजन सब कहलाता है, और उसका एक लॉर्ड होगा जिसको हम सब लॉर्ड कहते हैं। तो ये सन जहां बैठा है उसका सब लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। ये सारे जो है हमारे केपी में सारा कुछ ये सब लॉर्ड डिसाइड करता है। सब लॉर्ड इज सुप्रीम केपी में जिसको कहते हैं। कल मैं आप लोगों को यही पढ़ाऊंगा, और बहुत तसल्ली से समझिएगा इसको, ये मेन है। अभी तक आप लोगों ने जो समझा, अब कल से हम सब लॉर्ड अगर समझ में जब आ जाएगा तब हम प्रेडिक्शंस पे जाएंगे। तो ये तो हो गए प्लैनेटरी सब लॉर्ड्स, ये हर एक प्लैनेट के सब लॉर्ड होते हैं, जो कि ये प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा, मीडियोकर देगा, खराब देगा, ये सब लॉर्ड डिसाइड करता है। सब लॉर्ड डिसाइड करता है। जैसे 8 और 12वें घर को खराब माना जाता है, 8 और 12वें घर को खराब माना जाता है, तो जुपिटर 12वें घर का जो है सिग्निफिकेटर है। तो अब हम देखेंगे जुपिटर क्या किसी भी प्लैनेट का जुपिटर सबलॉर्ड है क्या? तो जुपिटर सैटर्न का सबलॉर्ड है। यानी कि सैटर्न के जो भी सिग्निफिकेशन आएंगे उसमें जुपिटर का एक रोल होगा। वो 12वें घर को चूंकि रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छा रिजल्ट शायद नहीं देने देगा वो सैटर्न को। सैटर्न के रिजल्ट को ये मॉडिफाई करेगा। ये तो हो गए 2 प्रकार के सबलॉर्ड होते हैं। एक होता है प्लैनेटरी सबलॉर्ड, ये प्लैनेट्स के, और एक होते हैं कस्पल सबलॉर्ड। ये जो 12 नीचे कस्प हैं या भाव हैं या हाउस हैं, जो भी आप कह लें, इनके भी इसी प्रकार से सबलॉर्ड होते हैं। इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन रोल इनका होता है कृष्णमूर्ति पद्धति में। जैसे आपने सुना होगा कि 7th हाउस का सबलॉर्ड अगर मैरिज के हाउसेस को सिग्निफाई नहीं करता है, यानी कि 2, 7 और 11 को नहीं करता है, तो वो 7वें भाव का रास्ता बंद कर देता है। 7वें भाव के से जो देखा जाता है, जैसे मैरिज 2, 7, 11 को अगर 7th हाउस का सबलॉर्ड राहु अगर नहीं सिग्निफाई करेगा तो वो शादी नहीं होने देगा। कितना भी 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर की दशा अंतरदशा कितनी भी आ जाए, 2, 7, 11 यानी कि केतु की दशा, सन की दशा, 11वें भाव में मार्स की दशा, इनकी दशा अंतरदशा साथ में आ जाए, अगर राहु परमिट नहीं कर रहा है शादी, यानी कि 2, 7, 11 में से किसी को नहीं सिग्निफाई कर रहा है, तो उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी आजीवन। कृष्णमूर्ति पद्धति यही है, और यही पढ़ने के लिए आप लोग हमारे पास आए हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति का जो इतना वो है ना चारों तरफ, तो आपने सुना भी होगा सबलॉर्ड थ्योरी, सबलॉर्ड थ्योरी, सबलॉर्ड थ्योरी। तो ये है, कल से हमारी असली पढ़ाई शुरू होगी। अभी तक हम बहुत अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक्स किया, ठीक है, बेसिक्स किया। ये भी बेसिक ही है, क्योंकि प्रेडिक्शन इसके बाद शुरू होता है। सबलॉर्ड जब आप समझ लेंगे तब जो है अब आप प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हैं। कुछ समझ में आया आप लोग के? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। सर जी जी सर, एकदम। यस सर।
बताइए बताइए, कुछ कोई पूछ रहा था कोई? सर जी, हाँ बताइए। सर ये हाउस सिग्निफिकेटर है ना जी, हाँ जी। इसमें जैसे सेकंड में केतु है जी, हाँ जी। तो ये सबसे ज्यादा तो जुपिटर और सैटर्न के देगा ना रिजल्ट? हाँ, अरे भाई जुपिटर जुपिटर और सैटर्न के रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर सैटर्न जिस भाव में बैठे उस भाव का देगा। आप लोग देखिए, वही आप हाँ, जहां उस भी भाव के पढ़ेंगे, रिजल्ट देगा ना? जुपिटर और सैटर्न जिस भाव में बैठे हैं वहां का रिजल्ट देगा। स्टार लॉर्ड का रिजल्ट जो आपको समझाया जाता है कि दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ देयर स्टार लॉर्ड, मतलब वेयर देयर स्टार लॉर्ड इज सिटिंग। ठीक है, केतु किसके नक्षत्र में है? दोनों के नक्षत्र में तो होगा नहीं, किसी एक के नक्षत्र में होगा। देख लेते हैं केतु किसके नक्षत्र में है। केतु नक्षत्र में है शनि के। ठीक है, शनि के नक्षत्र में है। आप बोल रहे हैं शनि का रिजल्ट देगा, तो शनि का रिजल्ट देगा से मतलब क्या होता है? शनि बैठा कहाँ है वो देखिए। शनि किस हाउस में बैठा है यहाँ बताइए आप मुझे। सेकंड हाउस। नहीं, उनको बताने दीजिए, कहाँ बैठा है? सेकंड। तो केतु सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, शनि का रिजल्ट देगा, यानी कि सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। और शनि जो है जिस जिस हाउस को ओन करता है उसका भी रिजल्ट देगा। किस किस हाउस को शनि ओन करता है? लॉर्ड। 11th हाँ, 10th और 11th जी। कहाँ से 10th 11th पर चले गए यार? हाँ श्री, उनका एक मिनट सर, मतलब मैं था देख 10th और 11th राशि। सिक्स्थ। क्या? सिक्स्थ है सर। अरे कैसे 6th यार? शनि किसका स्वामी होता है? तो फिर तो आप आगे कैसे पढ़िएगा? एक सेकंड एंड थर्ड सर। रजनीश जी बताइए। सेकंड, हाँ ठीक है, सेकंड और थर्ड जी। थर्ड। तो केतु सेकंड का देगा क्योंकि सैटर्न उसमें बैठा है, और सेकंड और थर्ड का भी देगा क्योंकि सैटर्न सेकंड और थर्ड को ओन करता है। और केतु खुद जहां बैठा है वहां का रिजल्ट देगा। केतु खुद कहां बैठा है देखिए, किस भाव में बैठा है? 12th। हाँ, एक मिनट, कहां बैठा है? 12th भाव में जी। 12th भाव में नहीं बैठा है। आप देखिए कल के क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब 12th भाव में नहीं बैठा है। आपको देखिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाता हूँ वीडियो सुन करके थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको देखना होगा। और जो 4 दिन छुट्टी मिलती है उसमें बताइए किस भाव में बैठा है केतु? 11th हाउस पे सर। आप क्यों बता रहे हैं? रजनीश जी, ठीक है, 11th समझ गया में सर, बैठा, आप 11th। समझ में आ गया ना? हाँ, तो अब आ गया वापस, जी, आ गया। अब वापस आ जाइए कि देखिए केतु कहाँ कहाँ अपीयर कर रहा है। केतु कहाँ अपीयर कर रहा है? किस हाउस के सामने? किस किस हाउस के सामने केतु अपीयर कर रहा है? आप खुद बताइए मुझे। सेकंड, 11th। हाँ, ऐसे यूं कॉलम। सेकंड भी है जी, 11th भी है। हाँ, तो अभी 11 देखा था ना, और क्या है? सी कॉलम देखिए, सेकंड है और 2 3 भी है जी। 2 3 भी है। और 2 यहाँ तो 3। उसको ओनर होता नहीं है तो यही देगा। लेकिन सबसे स्ट्रांगली ए कॉलम में जो बैठा होता है जहां, वहां का रिजल्ट देगा। लेकिन इसके रिजल्ट को क्वालिफाई करेगा इसका सब लॉर्ड। ठीक है, अब वो सेकंड का कैसा रिजल्ट देगा वो उसका सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है, केतु का सब लॉर्ड कौन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी खाली बस इंट्रोडक्शन में आपको दे दे रहा हूँ। केतु का सब लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न किस भाव का सिग्निफिकेटर है वो देखना होगा। अभी उसमें और भी चीजें हैं वो हम सैटर्न भी 8वें भाव में। देखिए इनके हॉरोस्कोप में 8वें भाव का बहुत ज्यादा जो है ना वर्चस्व है, स्वे है 8वें भाव का। तो इनको प्रॉब्लम्स जो है, जो इन्होंने सवाल पूछा है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अड़चन जो है, मेरी नई नौकरी कब लगेगी, इनका ओररी का सवाल था। 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह इनके जो है सिग्निफिकेटर्स हैं। तो एनीवे ये कल आप लोग इसको थोड़ा सा सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट में फिर से कल समझाऊंगा। सब लॉर्ड
कैसे डिवाइड हुआ, कितने सबलॉट होते हैं, कितने सबलॉट होते हैं और कैसे देखे जाते हैं, कल हमारा यही क्लास होगा। हो सकता है कल नहीं कंप्लीट हो तो एक और क्लास लें, क्योंकि सबलॉट जब तक पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको, तब तक हम लोग प्रेडिक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे। और रजनीश जी प्लीज थोड़ा ये तो बेसिक चीज ये तो कम से कम देखो यार, ये कौन सा ग्रह कहाँ किस हाउस में बैठा है, कल तो इसी को हम लोगों ने देखा था ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं देखेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेसिक आप लोग क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर, अभी जो हमने दशा सिस्टम पढ़ा हमें विंशोत्तरी, इसमें मेरे दो क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। एक तो सर जो काल पुरुष में हमें 120 साल मिले हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? और जो प्लानिटरी वो मिली है ना हमें दशा 20 साल की, जैसे वीनस को मिली है, नहीं तो ये नहीं 20 साल इसके नहीं वही तो वाई ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, नहीं इसको मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ। ये तो ऋषि पराशर और लोग कर गए हैं और ये चला आ रहा है काल कालांतर से, और इसको नहीं, मैं इसके पीछे फिर हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा, प्रॉब्लली मिल जाएगा मैंने, लेकिन ये क्यों वाई ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये इट इज अभी तक कोई भी नहीं उसको शायद जो है प्रूव कर पाया है। वी आर जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स। और वाई ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है, वाइट वीनस 20 इयर्स, नो वी डोंट नो, नहीं जानते हैं। इसका जवाब आपको किसी किताब में भी शायद नहीं मिलेगा, अगर कुछ लिटरेचर था भी तो वो लॉस्ट है, वो नहीं मैं आपको बता पाऊंगा, तो मुझे पता नहीं है मिस्टर। मैंने भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते थे पहले, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, जब चला आ रहा है और रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं तो कुछ चीजों को मान करके हमको चलना पड़ता है, कुछ चीजों को मान करके चलना पड़ता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए विंशोत्तरी महादशा क्लियर हो गया ना आप लोगों को? नमस्कार सर, त्रिपाठी। हाँ बोलिए। नहीं नमस्ते नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ क्लियर हो गया ना? सर क्लियर हो गया। जो भीमशोत्तरी दशा आपने समझाया वो जी। क्या हमारा ये जो प्रेडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सर? प्रेडिक्शन में वही तो है ना, कब क्या होगा, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट, ये विंशोत्तरी दशा में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, कब ठीक क्या हो। होगा। चंद्रमा की महादशा किसी के अंतरदशा में आपको, ये राहु की अंतरदशा है तो इसमें आपको मेनली राहु का ही फल मिलेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस ये है, जिस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, ये सारा इसमें आप देख सकते हैं। इसमें ये क्लिक करते जाइएगा तो ये दशा भुक्ति अंतरा ये सारा खुलता है। ये इसमें देखिए, ये क्लिक करते जाइएगा तो ये 5 लेवल तक जो है ना, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म और प्राण दशा तक खुलता है। कौन डेट किस डेट से कितने कितने बजे से कितने बजे तक, यहाँ तक रहता है इसमें। ये सर बहुत वो तो हाँ ये सर, ये इम्पोर्टेंट है। वो वहाँ चार्ट में हम जो लाएंगे ना वहाँ पर शो करता है। हाँ हाँ। उसका थोड़ा हम बेसिक जानना चाहिए ना। नहीं तो बेसिक क्या जानना है आपको, इसी का फल मिलता है, यही बेसिक है, सर फल मिलेगा। ठीक है, राहु अपने पीरियड में जो राहु सिग्निफिकेशन दिखा रहा है ना, ये राहु की महादशा, जो राहु का महादशा देखिए तो ये 5वें भाव का आपको फल देगा ना, ये 5 देख रहे हैं ना, तो हाँ राहु सर। की अंतरदशा चलेगी तो 5वें भाव का फल मिलेगा। और 8वां भी दिखा रहा है तो 5वें का भी मिलेगा, 8वें का भी मिलेगा। ठीक है, ये दशा अंतरदशा के बिना तो आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते हैं। काल पुरुष है ना, आपकी कौन सी दशा, आप किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के अंडर में अभी चल रहे हैं, आपको वही प्लैनेट जो आपके हॉरोस्कोप में दर्शाता है, जो उसका कारकत्व है यानी कि सिग्निफिकेशन है, वो फल आपको मिलेंगे। अभी जैसे आपके हॉरोस्कोप में ये होगा कोई कॉम्बिनेशन कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ आपका झुकाव होगा, तो आप एस्ट्रोलॉजी का सीखने की तरफ आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अभी आपका नौकरी में जैसे प्रमोशन होने वाला है, तो प्रमोशन का योग बनता है कि नहीं, वो प्लैनेट जो कि प्रमोशन दिखाता है, उसका जो है उसकी दशा अंतरदशा चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही तो फिर हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। जब वो दशा अंतरदशा प्रमोशन वाली चलेगी तभी शादी,
शादी जिसकी दशा अंतरदशा में जो प्लैनेट शादी दिखाता है उसी के दशा अंतरदशा में हमारी शादी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये धीरे धीरे सीखिएगा। अब अभी आप स्टेप वाइज चलिए, देखिए बहुत आगे मत सोचिए, वो अपने आप को, ये तो बहुत आसान है ये, मतलब धीरे धीरे आपको, जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे ना, शादी उठाएंगे, फिर नौकरी उठाएंगे, फिर एजुकेशन उठाएंगे, फिर हेल्थ उठाएंगे, तब आपको फिर अपने आप सब धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं, उठाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। नहीं सर, आज जो आपने समझाया भीमसूत्री का, जी वो तो पूरा स्पीड में आप चला गए, वो बोला है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा आप माइंड में रखिए, वो तो थोड़ा वहां पर शो करता है कि यहाँ पर जो दिखा रहा है भीमसूत्री दशा, वहां पर हमारा सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं थोड़ा जो कैलकुलेशन को हम थोड़ा माइंड में प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक कैसे है, कैसे दशा अंतरदशा आई, हम, मेरा ये कहने का मतलब वो आपको नहीं भी पता चलेगा तो उसको प्रेडिक्शन करने में आप अब रोक नहीं है, वो आपके रास्ते में नहीं है, तब भी कर सकते हैं। लेकिन ये दशा अंतरदशा कैसे कैसे किस कैलकुलेशन से आ रही है, ये हमको एज ए ज्योतिषी, एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको मालूम होना चाहिए, यही मतलब हमारा है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उसको आप प्रैक्टिस मत कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि 27 नक्षत्रों का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि किस राशि में किस प्लैनेट का नक्षत्र है, वो उससे काम चल जाएगा। 27 नक्षत्र के आप नाम याद करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप नाम याद कीजिए 27 नक्षत्र के, है ना। यहाँ से अश्विनी, भरणी, कृतिका आप याद कीजिए इस ऑर्डर में, ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अभी सब यंग हैं, आप लोग कर लेंगे याद। अब जैसे थोड़ा सा एक एज होने के बाद, अभी कोई 60 साल का आदमी अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने शुरुआत करने आएगा, तो मैं अगर उसको बोलूंगा कि 27 नक्षत्रों के नाम याद करो, उसको दिक्कत होगा। बट यंग जो ब्रेन होता है, फ्रेश, जब हमने जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था तो मेरी उम्र क्या रही होगी, यही 20-25 साल का, मेरा 22-25 साल का रहा हूँ, तो उस समय फटाफट फटाफट सब याद होता था। अभी मैं कोई बोलेगा कि यार ये याद करो, तो पॉसिबल नहीं है, ये मतलब होता है। तो हम, आई डोंट वांट टू टैक्स यू अननेसेसरीली, हम टैक्स नहीं करना चाहते हैं। आप लोग सभी नौकरी पेशे वाले हैं, जितना कर सकते हैं कीजिए, अभी धीरे धीरे करके सीखेंगे, बाद में तो फिर एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीख रहे हैं तो बाद में आपको बहुत काम आएगा। चलिए ठीक है, फिर आज काफी टाइम भी हो गया, ठीक है ना। और कल हम लोग सब लॉर्ड पढ़ेंगे, एक क्लास में नहीं होगा तो 2 क्लास में पढ़ेंगे। और तो अब सब लॉर्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, क्या है। यस सर। चलिए ठीक। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर जो पीडीएफ देना बोलते हैं। हाँ पीडीएफ देखिए ऐसा है ना, मैं कल के क्लास के बाद दूंगा। ओके सर, कल ओके के सर। क्लास के बाद दूंगा। कल कौन सा क्लास है, आज 5वां था ना। 6, ठीक है, 6 क्लास के बाद दूंगा। 6 क्लास के बाद जो हो जाएगा दूंगा। लेकिन देखिए 4 दिन जो गैप मिलता है उसमें पढ़िए आप लोग प्लीज। 4 दिन जो गैप मिलता है उसमें मस्ट है पढ़ना। नहीं पढ़िएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा, तो फिर आगे देखिए मजा नहीं आएगा, है ना, कैचअप करने में दिक्कत होता है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, ओके बाय। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।